नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला अड्डा पर आपका स्वागत है। निर्मला सीतारमण ने जब अपना 8वां लगातार बजट प्रस्तुत किया, तो मिडिल क्लास को लेकर के जो उन्होंने अनाउंसमेंट किए, लंबे समय से जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, और जो मध्य वर्ग है वो लगातार दबाव में था बहुत सारे चीज़ों को लेकर के। तो वो इस बार उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से प्रेजेंट किया। लेकिन अगर ओवरऑल बजट की बात करें तो विपक्ष के पास आलोचना के लिए शब्द कम पड़ गए थे और बहुत इस तरह की बातें जो होती थी जो वो नहीं कर पा रही है, और आलोचना के नाम पर जो फॉर्मेलिटी होती है वही करती हुई नज़र आ रही है। अब इस बार के बजट हमेशा पॉलिटिकल उसमें टिंज होता है, राजनीतिक रंग होता है। लेकिन इस बार के बजट में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश की है। कुछ ऐसी चीज़ों पर बजट में ध्यान गया है जो सामान्यतः जिसको इग्नोर किया जाता था, न्यूक्लियर पावर को लेकर के बजट में जिस तरह का प्रोविज़न किया गया है, रिसर्च को लेकर के जिस तरह से प्रोविज़न किया गया है, इनकम टैक्स को लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा में है मामला कि 12 लाख तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिसके कारण एक व्यक्ति को जिसकी सालाना 1 लाख के ऊपर आसपास इनकम है, वो व्यक्ति साल के 80,000 रुपये बचा पाएगा। और इस 80,000 रुपये बचाने से या इस तरह की बचत से इकॉनमी को स्टिमुलस मिलेगा। इकॉनमी को स्टिमुलस इसलिए मिलेगा कि ये पैसा सेविंग में जाएगा, कंज्यूम किया जाएगा, तो मार्केट को स्टिमुलेट करेगा ये। तो एक तो अगर ये देखा जाए कि इनकम टैक्स के कारण मिडिल क्लास को इससे बहुत रिलीफ मिला है, और मिडिल क्लास लगातार इस तरह की ही डिमांड करता रहा है। लेकिन इसके बहुत सारे राजनीतिक मायने हैं। जैसे जो बात हो रही है कि इनका लगभग 1 करोड़ लोगों पर दिल्ली में ही फ़र्क पड़ेगा इनकम टैक्स को लेकर के, और वो इससे लाभान्वित होंगे। दिल्ली चुनाव सर पर हैं, 4 दिन बाद दिल्ली चुनाव पर हो रहे हैं, और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनके परिणाम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में जो लंबे समय से सूखा पड़ा हुआ है सरकार बनाने का, उस पर फ़र्क पड़ेगा, बिहार में फ़र्क पड़ेगा। इसलिए कि बिहार के लिए इसके अलावा जो मिडिल क्लास को लेकर के मतलब जो मिडिल क्लास इन जनरल को लेकर के योजनाएं आई हैं, उसके लिए जिस तरह से पटना और बिहटा के एयरपोर्ट को लेकर के या और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जिस तरह से अनाउंसमेंट्स हुए हैं, यहाँ तक कि उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये बिहार का बजट है, इसमें राष्ट्रीय बजट नहीं है, बिहार का बजट है। लेकिन इन सब के अलावा जिस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के, जिस तरह से MSMEs को लेकर के, जिस तरह से स्टार्टअप्स को लेकर के बजट में प्रोविज़न किया गया है, जिस तरह से इन्वेंशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बजट में प्रोविज़न किया गया है, वो जिस तरह से स्पेस के लिए बजट किया गया है, वो सारा फ्यूचरिस्टिक बजट है। मतलब वो भविष्य की तरफ देखता हुआ बजट नज़र आ रहा है। अब इसमें आलोचनाओं और समालोचनाओं के लिए निश्चित तौर पर हमेशा जगह रहती है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए, तो वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन सरकार ने इस बार बाकायदा उन चीज़ों पर ध्यान दिया है जो निगलेक्ट होते रहे हैं, जिसके कारण बजट के बाद बहुत बैकलैश होता था। अब जैसा मैंने शुरू में कहा कि इस बजट के बाद जो प्रतिपक्ष है, विपक्ष है, उसके पास
कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि इसकी आलोचना कैसे करें। इसलिए आम आदमी पार्टी के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने ट्वीट करते हुए बोला कि कम से कम सरकार ने जो जो उन्होंने ट्वीट किया उसका मतलब उसका कहने का मतलब यही था कि सरकार ने कम से कम आम आदमी पार्टी की इस मांग को स्वीकार किया कि टैक्स जो है इनकम टैक्स का लिमिट बढ़ाया है। मोर और लेस इसी तरह की बात कांग्रेस ने भी कही, लेकिन राहुल गांधी ने इस बजट को लेकर के जो बातें कही वो थोड़ी सी इस तरह की थी जो सीरियस किसी भी पॉलिटिशियन के लिए नहीं थी। जिस तरह से उन्होंने बजट की आलोचना करते हुए कहा, अब उसमें बजट पर आप जो भी कहिए, लेकिन बजट को समझना और उस पर पॉजिटिव कमेंट या निगेटिव कमेंट करना तो विपक्ष का अधिकार है। लेकिन अगर आप सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करेंगे तो उसके दूसरे तरह के परिणाम होते हैं। और शायद इस बार राहुल गांधी कुछ इस तरह का पॉइंट नहीं खोज पाए बजट की आलोचना को लेकर के, इसलिए ये पूरे के पूरे उसमें बड़ा शैलो सा उनका कमेंट रहा है। इस बार के बजट में लगभग एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट के लिए लगभग 35,000 करोड़, ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव के लिए लगभग 35,000 करोड़ का प्रोविज़न किया गया है। उसके अलावा एमएसएमईज के लिए 9,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है। हेल्थ केयर सेक्टर के लिए 157 नए कॉलेजेस की बात कही गई है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ का एनुअल फंड एलोकेट किया गया है। इसके अलावा रेलवे नेटवर्क को मॉडर्नाइज करने के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाने की बात कही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कृषि और हेल्थ केयर के क्षेत्र में इस्तेमाल करने के लिए बजट में प्रोविज़न किया गया है। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट टारगेट को 5.9 के लिए 9 पर फिक्स किया गया है। इस तरह के बहुत सारे चीज़ें बजट में इंट्रोड्यूस की गई हैं। उसके अलावा इनकम टैक्स में जिस तरह की छूट की बात है वो तो है ही है। लाइफ सेविंग मेडिसिन के लिए, कैंसर मेडिसिन के लिए उनको अफोर्डेबल बनाने के लिए बजट में प्रोविज़न किया है। एजुकेशन पर 10,000 नई मेडिकल सीट्स बढ़ाने की बात की गई है। आईआईटी के एक्सपेंशन के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड लोन को बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी जिसकी मैं बात कर रहा था उस पर जिस तरह के प्रोविज़न किए गए हैं, 10 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट को 2047 तक बनाए जाने की योजना का बजट में प्रोविज़न किया गया है। और ये जो है रिड्यूसिंग द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाई 45%, जो पेरिस कन्वेंशन का चूँकि भारत सिग्नेटरी है तो जो वो कार्बन फुटप्रिंट को अचीव करने के लिए भी इस बजट में प्रोविज़न बनाया गया है। उसके बाद लिथियम बैटरी को लेकर के जिस तरह से टू गिव बिग बूस्ट टू लिथियम बैटरी प्रोडक्शन, ये जो है इसको भी बजट में जगह दी गई है। सब्सटेंशियल टैक्स एग्जम्पशन जो है वो लिथियम बैटरी प्रोडक्शन और रिलेटेड इंडस्ट्री हुआ है, जिससे जो बजट मतलब इससे जो बजट में प्रोविज़न किया गया है, इससे हमारे बहुत सारे जो बजट
के और भी जो फैक्टर्स को ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, बेसिकली कस्टम्स ड्यूटी को हटा दिया गया है। जैसे किन किन चीज़ों पर, जैसे कोबाल्ट पर, लिथियम आयरन बैटरी, स्क्रैप, लीड, जिंक हैं, और 12 और अदर मिनरल्स पर। तो इन सब का इकोनॉमी को लेकर के एक अपना महत्व है, और ये उसी तरह से, उसी दृष्टि से किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण डिसीजन के तौर पर देखा जा रहा है। लिथियम को लेकर के जो बजट में अनाउंसमेंट है, वो उसके अलावा 5 इंडिजिनस स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने की बात कही गई है, जो बजट में जिसका प्रोविज़न किया गया है, जिसको 2033 तक किया जाना है। उसके अलावा स्वामी फंड 2.0 का अनाउंस किया है, जिसके लिए 15,000 करोड़ का प्रोविज़न किया गया है। तो इन सब के अलावा 2 करोड़ लोन स्कीम टू एम्पावर फर्स्ट टाइम SC/ST वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ये जो जॉब एम्प्लॉयमेंट को लेकर के ये सबसे बड़ा डिसीजन है कि 2 करोड़ लोग तक का लोन दिया जाएगा, स्पेशली SC/ST वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, जिससे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI के लिए इस बजट में प्रोविज़न किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा और लॉन्ग टर्म वो डिसीजन है। इसके अलावा जो बजट में और प्रोविज़न्स हैं, वो कुल मिला करके एक नया स्टिमुलस देंगे, बजट को एक नया वो देंगे, जिससे जो ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। तो कुल मिला करके जो बजट है, वो पॉलिटिक्स से अलग जिस तरह के प्रोविज़न्स बजट में किए गए हैं, वो बजट को और देश की इकोनॉमी को ग्रो करने की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।